बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज का हमारा रीट के जो विद्यार्थी हैं, जितने भी किसी भी प्रकार के टेट की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार के टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट यदि संस्कृत है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास वीडियो है दोस्तों। हमने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्कृत शिक्षण विधियों की एक सीरीज चालू की है, जिसमें हमने लगभग 10-12 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज का हमारा वीडियो है शिक्षण कौशल से संबंधित है, और कौशलों के अंदर भी हमने श्रवण कौशल का वीडियो अपलोड कर दिया है। चैनल पे जाके आप देख सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो है संभाषण कौशल। दोस्तों अलग अलग कौशल आपको हम बता रहे हैं, एक एक कौशल और उसकी बहुत ही सरल व्याख्या के साथ में आपको यहां पर हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज का हमारा विषय रहेगा संभाषण कौशल। संभाषण कौशल क्या होता है, एग्जाम में यहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इससे पहले जो एग्जाम हो चुकी है वहां पर किस प्रकार के सवाल आए थे और उनका क्या जवाब था, और किस प्रकार के सवाल आरपीएससी ने रीट में कहां पर कैसे सवाल पूछे गए हैं, कहां से आपके किस जगह से कौन सा प्रश्न बन सकता है, ये सारी बात आपको यहां पर बताई जाएगी दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा इस वीडियो को देखेंगे। निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये खास वीडियो। संभाषण कौशल क्या है, पूरा डिटेल से आपको हम इसमें समझाएंगे। चलिए आज का ये वीडियो, आज कुछ नया सीख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल पर। आप सुन रहे हैं मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली, संस्कृत व्याख्याता एंड मोटिवेटर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं संभाषण कौशल के अंदर। जैसे कि हमने आपको टॉपिक का नाम बताया संभाषण कौशल, तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि संभाषण होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि शब्दों का उच्चारण करना मात्र संभाषण कौशल नहीं होता है दोस्तों, बल्कि उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण। तो ये हो गया हमारा संभाषण। तो संभाषण कौशल का जो है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि शब्दों का उच्चारण करना मात्र संभाषण कौशल नहीं होता है दोस्तों, बल्कि उनका शुद्ध उच्चारण करना ये आपके संभाषण कौशल में आता है। हाँ, भाषण का भाषा में अत्यधिक महत्व होता है, ये सब हम जानते ही हैं। दूसरी बात आपको इसमें ये विशेष ध्यान रखनी है कि जो संभाषण कौशल है, इस संभाषण कौशल से आपका श्रवण कौशल पूरी तरीका से जुड़ा हुआ है, यानी ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। क्योंकि एक बात हमने आपको बताई थी, श्रवण कौशल का जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें आपको ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे से समझनी है कि जब तक जो व्यक्ति अच्छा श्रोता नहीं बन सकता, वह कभी भी अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। तो यदि अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा बोलने वाला बनना है, अच्छा स्पीकर या वक्ता बनना है, तो आपको अच्छा श्रोता होना चाहिए। ये आपकी पहली शर्त है। तो ऐसे करके आपका संभाषण कौशल में सीधा सा हो गया कि आपके विचार जो अपने विचार हैं, अपने भाव हैं, उनको अभिव्यक्त करने की एक प्रकार की एक कुशलता होती है संभाषण कौशल के अंदर। अब और आपको विशेष बात इसमें यह है कि भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व होता है, और ये पहले नंबर पर ये चीज आती है आपके। वैदिक साहित्य के अंदर 6 वेदांगों में प्रथम वेदांग जो है वो हमारा शिक्षा माना जाता है, और यह उच्चारण की शिक्षा से संबंधित है। तो कुल मिला के वहां पर उच्चारण का विशेष महत्व है। यहाँ पर संस्कृत भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण को विशेष महत्व दिया जाता है, ये हम सब जानते हैं। अब इसमें आपको ये एक बात याद रखनी है कि इसमें हम ऐसे पॉइंट को जानेंगे, ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जिनकी वजह से उच्चारण दोष हो सकता है। तो कहने का मतलब इसमें अब हम आप जानेंगे उच्चारण दोष के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। हाँ, कई कारण हो सकते हैं उच्चारण दोष के, और वैसे भी हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है। तो अनेक उच्चारण दोष के कारण हो सकते हैं, तो उन्हीं की हम बात करते हैं। संस्कृत भाषा जो है वो ध्वन्यात्मक भाषा है, और भाषा के अंदर अशुद्ध उच्चारण के अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भिन्न है, उसमें अलग अलग चीजों का प्रभाव वहां पर हो सकता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जैसे यहां पर हम बात करते हैं कि शिक्षक के द्वारा अशुद्ध उच्चारण करना, ये एक कारण है। यानी मतलब इसका ये हुआ कि बहुत सारे अध्यापकों का उच्चारण अशुद्ध होता है, और विद्यार्थी अनुकरण विधि से शिक्षक को आदर्श मान करके अशुद्ध उच्चारण उसी का अनुकरण करने लग जाते हैं। तो हमने देखा, जैसे मान लो जो अध्यापक है, जो गुरुजी हैं, जिस प्रकार बोलते हैं उसी प्रकार बच्चे अनुकरण करते हैं उसका। तो ये सिंपल सा है, यदि वो अशुद्ध बोलते हैं तो अशुद्ध ही अनुकरण करते हैं, और शुद्ध बोलते हैं तो वो उसी रूप में उसका अनुकरण करने लग जाते हैं। एक होता है प्रयत्न लाघव, ये भी एक कारण है हमारा।
यानी इसका मतलब हो गया प्रयत्न लाघव का मतलब सीधा सा ये है कि बालक के द्वारा काम को जल्दी में संपन्न करने के फलस्वरूप उच्चारण पूर्ण कर नहीं हो पाता है। यानी उच्चारण पूर्ण नहीं हो पाता है। जैसे मान लो जल्दीबाजी में जो बालक है वो ये चाहता है कि इसको हम फटाफट बोल दें और जल्दी में बोल दें, यानी किसी भी काम को जल्दी में संपन्न करने के लिए उच्चारण पूरा नहीं हो पाता है, तब जाके वहां भी दोष हो जाता है। अज्ञानता एक कारण हो सकता है, इसमें एक कारण है अज्ञानता। उचित ध्वनि का यदि ज्ञान नहीं है, उसकी जानकारी के अभाव में भी वहां पर हम त्रुटि कर देते हैं और उस वजह से भी वहां पर उच्चारण दोष पाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि उच्चारण दोष के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि कई कारण हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से सबके अलग अलग मतलब चीजें अप्लाई हो सकती हैं। एक कारण है आपका ध्वनि यंत्र में विकार। मतलब इसका ये होता है कि इस प्रकार के कारण भी कई, जैसे कि बालक अशुद्ध उच्चारण करने लग जाते हैं, नाक से बोलना, हकलाना आदि इसी श्रेणी के दोष माने जाते हैं। तो ये ध्वनि यंत्र में विकार से संबंधित माने जाते हैं। जैसे इस विकार के कारण भी कई बालक अशुद्ध उच्चारण करने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब उनके यंत्र, ध्वनि यंत्र जो है, जहां से ध्वनि उत्पन्न होती है, वहां पर यदि किसी प्रकार का विकार है, जैसे कि नाक से बोलना है, हकलाना है, ये सारे इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये एक प्रकार से जैसे हमारी नासिका है, तो ये एक प्रकार से ध्वनि यंत्र, जहां से ध्वनि का आपका निष्पन्न ध्वनि होती है, तो वहां यदि विकार होता है तो निश्चित रूप से दोष उत्पन्न होगा। ध्वनि उच्चारण स्थान का सम्यक ज्ञान नहीं होने पर भी उच्चारण में दोष आ जाता है। तो ये भी एक कारण होता है अपना। इसके अलावा एक कारण है आपका भाषा में स्थानीय प्रभाव। हाँ, ये भी कारण बिल्कुल फैक्ट है कि जब स्थानीय प्रभाव जो है, जैसे कि मान लो आपके कोई स्थानीय बोली है और उसका प्रभाव निश्चित रूप से सभी व्यक्तियों में देखा जाता है। तो जब भी वो कोई बात करता है, कुछ पढ़ाता है बच्चों को, तो उसमें वो सारे के सारे शब्द उसमें दिखते हैं वो, तो वैसा का वैसा उच्चारण बालक भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के वो उच्चारण दोष माना जाता है वहां पर। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आपको समझना है। इसके अलावा इसमें एक दो चीज और है, जैसे कि इसमें कुछ आपके पाणिनि जी के अनुसार एक बात बताई गई है इसमें कि कौन सा उच्चारण, यानी किस प्रकार का जो उच्चारण है वो उचित नहीं माना जाता है। ये पाणिनि जी ने क्या बताया है उसकी हम बात करते हैं। तो अब हम इस बिंदु पर बात करेंगे। पाणिनि के अनुसार वर्णों का उच्चारण निम्न प्रकार उचित नहीं माना जाता है। तो कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जैसे कौन कौन से प्रकार का उच्चारण जो है वो उचित नहीं माना जाता है पाणिनि जी के अनुसार। इसमें एक है विलंबितम, यानी रुक रुक करके उच्चारण करना। ये पाणिनि जी के अनुसार इसको माना गया है क्या, अनुचित, यानी उचित नहीं है ये। इसके अलावा गदगदित, यानी गदगद स्वर में बोलना, गदगद स्वर के अंदर यदि उच्चारण करते हैं तो यह भी आपका क्या है, सही नहीं माना जाता है। इसके अलावा वर्णों को होठों व जीभ में दबा करके बोलना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे वर्ण जो हैं उनको होठों या जीभ में दबा करके बोलते हैं, तो बिल्कुल वो उन पे बहुत ज़्यादा बलाघात पहुंच जाता है और वर्ण बिल्कुल अपने अलग रूप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से उच्चारण करते हैं तो उच्चारण का दोष माना जाता है। शब्दों को गा करके बोलना, हर समय हर शब्द को हर प्रकार, कोई भी किसी भी प्रकार का, तो उसको हर स्थिति में गाया नहीं जाता है। तो कहने का यहाँ पर पाणिनि जी ने कहा कि शब्दों को गा करके जो बोलना है वो अनुचित है। दीन स्वर में बोलना, बिल्कुल ऐसे दीन स्थिति में बोलते हैं, जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा परेशान या दुखी है, ऐसी मतलब एक ध्वनि के अंदर यदि कोई उच्चारण करता है तो वो भी अनुचित माना जाता है। अक्षरों और पदों को बीच बीच में छोड़ करके बोलना, तो ये भी हमारा एक दोष है पाणिनि जी के अनुसार। तुतलाकर या हकलाकर के बोलना, तुतलाकर या हकलाकर के बोलना ये भी अनुचित माना गया है। तो ये पाणिनि जी ने ऐसे आपको बताए लगभग 5-6 प्रकार, जो आपके अनुचित प्रकार बताए उन्होंने उच्चारण के। अब ऐसे ही आपके याज्ञवल्क्य जी ने बताए हैं। याज्ञवल्क्य जी के अनुसार हम जानेंगे अब अगला बिंदु हमारा। याज्ञवल्क्य जी के अनुसार वर्णों का उच्चारण निम्न प्रकार से अनुचित है, यानी निम्न प्रकार से उचित नहीं है। यानी कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जो याज्ञवल्क्य जी के द्वारा उचित नहीं है। तो उन्होंने बताया है तालहीन बोलना, यानी इस प्रकार का बोलना जिसमें कोई ताल नहीं है, कोई ताल नहीं है, उसमें कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है आप जो बोल रहे हो उसमें, तो वो आपका क्या है, याज्ञवल्क्य जी के द्वारा जो बताया उसमें ये आपका अनुचित बताया है। मिला मिला करके अस्पष्ट बोलना, आप मिला मिला करके बोल रहे हैं, बड़े मतलब कोई शब्द है, वर्ण है, उनको आपस में मिला मिला के बोल रहे हैं, लेकिन उसको अस्पष्ट बोल रहे हैं, तो ये आपका क्या है, अनुचित है। भयभीत होकर के उच्चारण करना,
भयभीत होकर के उच्चारण करना, तो ये उन्होंने कहा है कि ये भी आपका अनुचित है। इसके अलावा स्थान आदि का विचारण करते हुए बोलना, हाँ, जैसे कि आपको पता है कि हर वर्ण का उच्चारण स्थान फिक्स है, निश्चित किया हुआ है। अब उसका आपको विचार नहीं कर रहे हैं, आप उसका ज्ञान नहीं है आपको, और उसका बिना विचार किए ही आप उच्चारण कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये दोष युक्त है, ये अनुचित है। नाक से बोलना याज्ञवल्क्य जी के द्वारा भी अनुचित बताया गया है। स्वर रहित व विषम पाठ में स्वर करना, यानी स्वर रहित उच्चारण जो है उन्होंने कहा कि ये भी ठीक नहीं है। कौवे की तरह कर्कश आवाज में बोलना, तो कर्कश आवाज में जो उच्चारण किया जाता है वो उच्चारण भी उन्होंने कहा कि उचित नहीं माना जाता है। इस प्रकार से हमने बात की थी उच्चारण, मान लें कि इस प्रकार से हमने जाना कि संभाषण कौशल क्या होता है, और इसमें आपको उच्चारण दोष के कौन कौन से कारण हैं ये बताए थे। इसके अलावा पाणिनि जी के अनुसार कौन कौन से उच्चारण, किस किस प्रकार के उच्चारण जो है वो उचित नहीं माने जाते हैं, याज्ञवल्क्य जी के द्वारा कौन कौन से उच्चारण अनुचित माने जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों संभाषण शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, कि कौन कौन सी विधियों के प्रयोग से हम बच्चों का संभाषण बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके अंदर संभाषण जो कौशल है उसको विकसित कर सकते हैं। कुल मिलाकर के संभाषण का मतलब यहाँ भाषण से है, यानी कि बच्चों का हम अच्छा भाषण कौशल अच्छा विकसित कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए तो सीधा सा ये है कि हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अवसर देना होगा, तभी जाकर के ये संभव हो सकता है। ऐसी अनेक प्रकार की गतिविधियां हम करवा सकते हैं बच्चों से। तो अब हम इसमें जानेंगे कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनकी सहायता से हम संभाषण कौशल को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले एक विधि, नंबर 1 विधि है इसमें वाक्य संशोधन विधि। तो इसमें वाक्य संशोधन विधि आती है, और वाक्य संशोधन विधि क्या होती है इसी के बारे में हम जानते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि भाषा शिक्षण की जो है अनेक विधियां हैं, हम जानते हैं। तो उन अनेक विधियों में वाक्य विधि जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विधि जो है वो आपकी कौन सी मानी जाती है, वाक्य विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। हाँ, प्रारंभिक स्तर पर अलग अलग शब्दों का उच्चारण अभ्यास करवाने के बाद में जो छोटे छोटे जो पूर्ण वाक्य हैं उनका उच्चारण करवाना छात्रों के लिए अच्छा माना जाता है, उनके लिए रुचिकर माना जाता है, और उनके लिए इंटरेस्ट वाला माना जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको यह ध्यान रखना है कि आपको बच्चों को जब हमें संभाषण कौशल सिखाना है, उनका अभिव्यक्ति कौशल उनका अच्छा करना है, भाषण कौशल उनका अच्छा करना है, तो छोटे छोटे पूर्ण वाक्यों का उच्चारण करवाना चाहिए, उनसे ये सिखाना चाहिए, उनको अभ्यास करवाना चाहिए इसका। तो निश्चित रूप से हम बच्चों का भाषण कौशल या संभाषण कौशल अच्छा कर सकते हैं। अगली विधि है इसमें अभ्यास विधि। अभ्यास विधि में आपको पता है कि बार बार अभ्यास करवाना चाहिए, यानी कि शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना अभ्यास विधि का एक मान लो सशक्त रूप मान लो इसको। तो शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना अभ्यास विधि का एक सशक्त रूप है। कक्षा स्तर के आधार पर कुछ शब्दों की सूची तैयार करके उनकी आवृत्ति करनी चाहिए। जैसे मान लो कोई कक्षा, जैसे मान लो तृतीय कक्षा है, तीसरी है, चौथी कक्षा है, पांचवी कक्षा है, छठवीं कक्षा है, सातवीं कक्षा है, तो उसी कक्षा के स्तर के अनुसार हम कुछ शब्दावली इकट्ठी करते हैं, कुछ शब्दों की सूची हम इकट्ठी करते हैं, उनकी आवृत्ति बच्चों से करवाते हैं और बार बार उनका अभ्यास करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका संभाषण कौशल जो है, भाषण कौशल वो अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हम अभ्यास विधि के द्वारा भी ये विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा एक विधि है आपकी सुधार विधि। सुधार विधि में क्या होता है दोस्तों, सुधार विधि आप जैसे मान लो कि संस्कृत भाषा जो है वो बोलचाल की भाषा तो है नहीं, देखो सीधा सही है। जैसे मान लो आपकी बोलचाल की भाषा जैसे हिंदी भाषा है, या फिर आपकी कोई अन्य बोलियां हैं जो बोलचाल में आपके प्रयोग में रोजाना आपके व्यवहार में आती हैं, तो जो बोलचाल की भाषा है उसके लिए हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है। आपको पता है जैसे हिंदी हम सब जानते हैं, हिंदी हमारी बोलचाल की भाषा है, तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें बोलना क्या है, कौन सा शब्द का प्रयोग करना है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, कौन सा वचन का प्रयोग करना है, आप फटाफट बोल दोगे। आप बिना कुछ सोचे समझे भी बोल सकते हो, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है, बोलचाल की भाषा है। लेकिन यहां पर समस्या ये आती है कि संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा नहीं है, इसीलिए थोड़ी कठिनाई यहां पर आती है। इसीलिए कक्षा में संस्कृत पढ़ाते समय शिक्षक को बीच बीच में छात्रों के उच्चारण में संशोधन करना चाहिए। जैसे मान लो कोई बच्चे ने गलत उच्चारण किया है तो उसका संशोधन करके उसको सही कर देना चाहिए, और इसी प्रकार से उनको बताते रहना चाहिए। इससे उनका जो संभाषण है वो धीरे धीरे विकसित होता जाता है और अच्छा होता जाता है। इसके अलावा एक विधि मानी जाती है पर्यावरण विधि। पर्यावरण विधि का मतलब सीधा सा ये है कि दोस्तों जैसे मान लो कोई बच्चा है, कोई बालक है, और उसके आसपास का पर्यावरण किस प्रकार का है, उसके आसपास में किस प्रकार के लोग रहते हैं, उसके आसपास का वातावरण कैसा है,
तो वहीं से वो ज्ञान अर्जित करता है, वहीं से भाषा उसको सीखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये डिपेंड होता है कि उसके आसपास का माहौल किस प्रकार का है, वहाँ के लोग रहने वाले किस प्रकार के हैं, परिवार के लोग किस प्रकार के हैं, उसके आस पड़ोस के लोग किस प्रकार के हैं। ये सारी चीज डिपेंड करती है वातावरण और पर्यावरण, यानी ये भाषा को प्रभावित करने वाला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसका यदि माहौल अच्छा है, वातावरण अच्छा है, आसपास के लोग जो हैं सभी अच्छे हैं और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से जो बालक है उसका भाषा कौशल भी बहुत अच्छा होगा, उसका संभाषण कौशल बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अगली विधि हमारी है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण विधि। निदानात्मक परीक्षण या फिर उपचारात्मक परीक्षण भी आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण का मतलब है कि पहले गलती खोज कर, यानी पहले हम गलतियों का मतलब पता लगाएंगे, समस्या का पता लगाएंगे, उसके बाद में उसका सही अभ्यास करवाना, ये उसका उपचार है। तो निदान का मतलब हो गया कि किसी भी प्रकार की जो समस्या है उस समस्या का पता लगाना। अब आप ये देखेंगे कि बच्चे को, जो मान लो बच्चा अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, गलत उच्चारण कर रहा है, तो उसका कारण का पता लगाएंगे आप कि ये किस वजह से कर रहा है ऐसा। तो ये कारण का पता लगाना, इसका मतलब निदान हुआ, और अब उसको दूर करना, उसका अभ्यास करवाना, ये आपका उपचार में आता है। तो ऐसे करके आप निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें निदानात्मक परीक्षणों के द्वारा बालकों के अशुद्धियों के स्थल विशेष की पहचान करेंगे और उनके कारणों की खोज में सहायता मिलती है इससे। उसके आधार पर हम उपचारात्मक अभ्यास मालाएं तैयार कर सकते हैं और छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। ये सब हम कर सकते हैं। तो ये आपकी कुल मिलाकर के ये विधियां हो जाती हैं। इनके अलावा एक दो विधियां और भी हैं, जैसे कि आपकी मान लो कथा कथन विधि है। तो कथा कथन विधि के द्वारा भी हम उनका भाषण कौशल अच्छा कर सकते हैं बच्चों का। बिल्कुल, कथा कथन से भी अच्छा भाषण हो सकता है। अब आपको पता है कि भाषा सीखनी है तो आपको बोलने से ही आएगी। कोई भी भाषा सीखो तो संभाषण से ही आएगी, वो तो बिना चुपचाप सुने थोड़ी ना आती है वो, उसके लिए तो हमें बोलना पड़ता है। तो कथा कथन से भी हम ये अच्छा विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा अंत्याक्षरी विधि है एक, अंत्याक्षरी विधि के माध्यम से भी हम संभाषण कौशल अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा एक विधि है गीत विधि। तो गीत विधि के माध्यम से भी हम ये विकसित कर सकते हैं। तो ये एक विधि हमारी गीत विधि भी आती है। इसमें वाद विवाद विधि है, तो वाद विवाद विधि के द्वारा भी हम भाषण कौशल को अच्छा बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने बात की इसमें कि भाषण कौशल क्या होता है, भाषण कौशल के अंदर कौन कौन से मतलब विधियों का प्रयोग किया जाता है, और इसके अंदर पाणिनि जी ने कौन कौन से प्रकार के उच्चारण दो जो है वो अनुचित बताए हैं, याज्ञवल्क्य जी के द्वारा कौन कौन से प्रकार के उच्चारण अनुचित बताए गए हैं। हालांकि टॉपिक छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक से एक प्रश्न आपका बनने वाला है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसको आप अच्छे से सुनेंगे। और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो आप अपने इस बेल आइकन को जो दिख रहा है इसको आप प्रेस करेंगे, जिससे कि आपकी बेल भी, आपकी घंटी भी मोबाइल में बज जाए और आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। मिलते हैं आपसे पुनः, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से सुने, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय